Hello friends, welcome back to my channel. Today we start our polity. उससे पहले मैं आप सबको एक कोड जो दिखा रही हूँ स्क्रीन पे उसके बारे में बताना चाहती हूँ। कितनी प्यारी लाइन लिखी है कि जो हमारी डिग्री है वो जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। और जो हमारी एजुकेशन है वो हमारे बिहेवियर में शो होती है। अगर हम अपने बिहेवियर से किसी के अच्छा नहीं कर सकते तो हमें बुरा करने का भी हक नहीं है। तो अगर हम किसी का अच्छा कर रहे हैं दैट मीन्स हमारी एजुकेशन लेना, हमारा पढ़ना, हमारा लिखना सब अच्छा है, सब हमें उसका सब कुछ मिलेगा, वो सब वर्थ है हमारे लिए। बट अगर हम सबके साथ ईगो में रहेंगे, ईगो से बात करेंगे, हम जिस मर्ज़ी पोजीशन पे हो जाएं, वो जस्ट ए पीस ऑफ पेपर है, कुछ भी नहीं। वैसे पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा पढ़ो ही मत जहाँ पे हम किसी की इज्जत ही नहीं कर सकते। अगर मैं किसी को टोंट नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में, मैं जस्ट बोल रही हूँ कि अगर आप खुद भी कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो वो आप दूसरे को भी हेल्प करिए पढ़ाने के लिए। ये मत सोचना यार ये पढ़ लेगा, इसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे, कुछ नहीं ऐसा होता। एक लाइन है कि विद्या एक ऐसा धन है जिसे बांटने से बढ़ता है, और लक्ष्मी जो धन है जिसे मनी कहते हैं, पैसे, वो खर्च करने से, मतलब कि जब हम उसे खर्च करते हैं तो वो कम हो जाता है। तो अब आपको देख लो आपको कौन सी वाली मनी खर्च करनी है ज़्यादा। अगर आप ज़्यादा किसी को पढ़ाओगे, जो आज आपने पढ़ा है ना वो जाके किसी को समझा दो, उसको समझ नहीं भी आ रहा है तो भी समझा दो, एक सेटिस्फेक्शन मिलेगी, एक अच्छा लगेगा, और या आपको भी वो रूटीन रहेगा यार मैंने उसको उस टाइम वैसे समझाया था। पर पता है क्या होता है, जब हम खुद पढ़ते हैं ना तो हम अपने आप को इतने अच्छे से नहीं समझाते हैं कोई भी चीज़ जितना हम दूसरों को समझाते हैं, उनके लिए पढ़ते हैं। ओके, इस आज मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रही हूँ। मैं जियोग्राफी की भी वीडियो आ जाएगी आपके पास तक। जियोग्राफी पॉलिटी पैरेलली चलेंगी। अब मैं वीकली करूँगी। वीक 1 में हम करेंगे, मतलब ऑड वीक्स में हम करेंगे पॉलिटी एंड जियोग्राफी, और इवन वीक्स में हम करेंगे इकोनॉमी एंड हिस्ट्री। ओके, लेट्स गेट स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है गवर्नमेंट एंड इट्स ऑर्गन्स। गवर्नमेंट क्या होती है जिसे हम चूज़ करते हैं। जैसे हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक कौन, जिसमें पीपल रूल करते हैं बट इन डायरेक्टली वे में। रिपब्लिक जिसके पास अल्टीमेट पावर्स किसके हाथ में होती हैं, पीपल्स के हाथ में। एक कलेक्टिव पर्सनस को, रिप्रेजेंटेटिव्स को वो चूज़ करते हैं, उन चूज़ करके वो उनके लिए काम करते हैं। गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, हम गवर्नमेंट के लिए काम नहीं करते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है। हम 5 साल का टर्नओवर उनको देते हैं कि 5 साल में हमारी कंट्री के लिए, हमारे अच्छे फ्यूचर के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारी एजुकेशन के लिए आप अच्छे से अच्छी पॉलिसीज़ लाइए कि हर एक चीज़ यहाँ पे कवर अप हो सके। हंगर को कम करिए, हंगर रिपोर्ट को कम करिए, यहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म करिए, यहाँ पे ब्राइब को ख़त्म करिए। इन सब के बारे में डिफरेंट टाइप्स की पॉलिसीज़ लाइए। अब ना इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड से पहले मैं आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट के बारे में बता देती हूँ कि जो हमारी ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, 3 पार्ट्स हो गए। अब जो हमारे में मेक लॉज बनाती है उसे लेजिस्लेटिव कहते हैं। जो एग्जीक्यूटिव कौन सी होती है, जो उन लॉज को इम्प्लाई करती है। और जुडिशरी हमारी इंडिया में क्या काम करती है कि उस लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करती है, मतलब कि देखती है, चेक एंड बैलेंस करती है कि हर काम को अच्छे से किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा, उसमें हर चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, इन सब को चेक करती है। इन लेमन टर्म वी कैन से दैट कि जुडिशरी हमेशा चेक एंड बैलेंस करती है कि ये काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखती है कि जो गवर्नमेंट ने लॉ बनाया वो ठीक से बनाया है कि नहीं, एग्जीक्यूट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रहा है कि नहीं, कोई इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। अब मैंने इसका ओवरव्यू आपको दे दिया है, आगे जैसे जैसे चैप्टर्स आएंगे आपको समझ में आता जाएगा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले एरिस्टोटल आए, उन्होंने बताया, फिर रोम के कुछ आए राइटर्स आए, उन्होंने थ्योरी ऑफ सेपरेशन दिया। इन सेपरेशन में एक बॉयडन आए, उन्होंने कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर एक ही किंग है वही लॉ बनाएगा, वही इम्प्लीमेंट करेगा, तो यहाँ पे चीज़ें
अलग अलग हो जाएंगी। फिर इसमें काफ़ी ज़्यादा वो आया कि जैसे जुडिशल होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, लेजिस्लेटिव होना चाहिए। हर एक जगह अपना अपना तरीका है बोलने का। कोई सीनेट बोलता है, कोई हाउस ऑफ कॉमन्स बोलता है, कोई ट्रिब्यूनल्स बोलता है जुडिशल को। इन सब का अपना अपना वे आया, ठीक है। अगर एक ही किंग होगा, एक वही पॉलिसी बनाएगा, वही जज करेगा, तो वो क्रूअल किंग होगा, क्योंकि उसे अपनी चीज़ सही लगेगी ना। जब तक हम दूसरों की चीज़ को जज करेंगे तब हम उसे बता पाएंगे ना, क्योंकि हमें अपनी बातें हमेशा सही लगती है, दूसरों की गलत, ठीक है। हमें अपनी पॉलिसी सही लगेगी, हमें अपना टाइम टेबल सही लगेगा, बट हम कहीं ना कहीं दूसरों को बोलते नहीं, दूसरों की गलतियाँ हम अच्छे से निकाल पाते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है जो पार्ट। अब उसके बाद क्या हुआ, लास्टली इसको सेफ गार्ड 18th सेंचुरी में आ गए, ये सब कुछ हो गया। फिर थ्योरी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है कि जो ये सारे अपने काम को अलग अलग करेंगे। पहले तो रोम में आया। अच्छा, इसका ना बर्थ फ्रांस में हुआ था, बट इसको फाउंडेशन इसको कहाँ पे मिली, यूएस में मिली, ठीक है। बर्थ कहाँ हुआ, फ्रांस में, ठीक है। रोम में लेजिस्लेटिव को सीनेट कहा जाता है, कॉलकस को एग्जीक्यूटिव, ट्रिब्यून्स को जुडिशरी। फिर वहाँ पे बॉर्डन आए थे, जो उन्होंने मैंने आपको पहले भी बताया, उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर्स की डिमांड की थी। उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट किया था, अगर एक ही राजा होगा, एक ही जज करेगा, वही पॉलिसी बनाएगा, तो वो क्रूअल होगा। तो उनकी वजह से फिर कॉमनवेल्थ गेम्स जब हो रही थी इंग्लैंड में, तब वहाँ पे क्रोमवेल ने सेपरेट किया था एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के फंक्शंस को, ठीक है। वहाँ पे इमर्ज हुई थी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या मतलब कि जब इमर्जेंस हुई कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो यूरोप्स में मोनार्क्स थे। मोनार्क्स मतलब कोई मुझे बताएगा मोनार्क्स मतलब क्या होता है? मोनार्क एक किंग टाइप किंगशिप लगा लो, मोनार्की लगा लो, कि एक ही गवर्नमेंट है, वही सब कुछ कर रही है, कोई उसको चेक एंड बैलेंस करने वाला नहीं है। एक किस्म से वो अपनी हायरार्की चला रही है। आज एक राजा है, कल दूसरा बैठेगा, परसों उसका बेटा बैठेगा, इस टाइप का है, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। वहाँ पे क्या यूरोप में क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल डिपार्टमेंट्स बनाए गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। इंग्लैंड में एक लॉन्ग प्रोसेस चल रहा था कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल को लेके। वहाँ पे पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स बनाए जा रहे थे, लॉज, जजेस को होल्डिंग ऑफिसेस, सब कुछ दिया जा रहा था। वहाँ पे क्या था कि लिबर्टी मिल रही थी सब्जेक्ट्स में। फिर ग्रेटर इन इंग्लैंड, बहुत बड़ा जो इंग्लैंड है सबसे बड़ा बना। फिर उसके बाद कहाँ बना, यूरोप में। कब, मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी। गाइज पॉलिटी थोड़ी हमारी वास्ट है, डायनामिक है, तो थोड़ा लेंथी चैप्टर जा सकता है, ओके। तो आप लोग घबराना मत। थ्योरी ऑफ सेपरेशन। थ्योरी ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल को अपना अपना काम करने देना, उनके काम को एक लिमिटेड पावर्स तक रखना, एक तरफ से कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी ना हो, इन सब के बारे में, ठीक है। फिर द थ्योरी ऑफ मॉन्टेजेस और ब्लैकस्टोन की क्या थी एडॉप्टेड, उन्होंने कहाँ पे प्रैक्टिस की, अमेरिका में। रिकॉग्नाइजेशन कहाँ मिला, बर्थ ऑफ लैंड कहाँ थी इसकी, फ्रांस। और इनको प्रैक्टिस कहाँ किया गया, यूएस। पावर्स तो दे दी, बट अगर इनको अलग अलग रखेंगे तो इनमें क्लैशेस भी आ सकते हैं। हर कोई बोलेगा मेरा काम अच्छा है, मैं अच्छे से इम्प्लीमेंट करता हूँ, मैं अच्छे से करता हूँ, तो क्लैशेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इनको ना ही हम सेपरेट कर सकते हैं, ना ही इन्हें इकट्ठे रख सकते हैं। तो 3 organs of the government, if each organ of the government was completely independent in sphere, in activity, it could draw the act of each other. ये इनके डेडलॉक्स वुड आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको क्या करेंगे, जैसे लेजिस्लेचर है वो अगर अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है, एग्जीक्यूटिव है वो अपना अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो लेजिस्लेचर किसको कमांड करेगा, एग्जीक्यूटिव को, कि आप इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। वैसे ही जुडिशरी दोनों को बोलेगी कि आप भी अपना अच्छे से। पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, वो प्योरली क्या है, लेजिस्लेटिव पावर बॉडी है, वो शेयर नहीं करती है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन विद इन द एग्जीक्यूटिव, विच इज़ ए डिस्टिंक्शन डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट गारंटी 1701। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मिला।
1701 में उनको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मिली थी। द जजेस इन ब्रिटेन आर इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल. They are not subject to dismissal by the executive, since the concentration rather than the separation of powers is the keynote of the cabinet system. It means वहाँ पे भी अभी separation of powers क्या थी, एक कैबिनेट सिस्टम के पास ही थी, वो भी अलग अलग अभी अच्छे से हुआ नहीं था, डिसमिसल ऑफ पावर्स अच्छे से अभी हुई नहीं थी, तो इसको अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट था हर एक चीज़ के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अप्लाई होगा, हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इन्हें से रिजेक्ट कर दिए, क्यों कर दिया? अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल से बताती हूँ। हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, हमारे किंग सब कुछ हैं, अब उनके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे भाई बहनों के बीच में, हम अगर दो भाई बहन हैं उनके बीच में काम बांटने की, ठीक है। अगर वो बोल दें कि आप एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस नहीं करोगे, एक दूसरे का काम नहीं देखोगे, तो बहुत सारी हौच पौच हो जाएगा, बहुत सारा काम बिगड़ सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कैसे काम करना है, और हम एक दूसरे की अच्छे से एक दूसरे को गलतियाँ बता सकते हैं। एक ह्यूमन टेंडेंसी भी है, अपनी गलती तो किसी को दिखती नहीं है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट काम था, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन थे, जिन्होंने एब्सोल्यूट सेपरेशन ऑफ पावर्स को इम्पॉसिबिलिटी की। प्रेसिडेंट कैन चेक द कांग्रेस बाय वीटोइंग ए मेजर पास बाइट। अच्छा, एक वीटो क्या होती है? एक पावर होती है जिसे हम कोई भी लॉ या कोई भी चीज़ हम रोक सकते हैं। ये प्रेसिडेंट को पावर दी गई कि आप अपनी वीटो पावर, अगर प्रेसिडेंट ने वो वीटो पावर यूज़ कर दी तो कोई वो काम कभी हो ही नहीं सकता, चाहे जो मर्ज़ी हो, चाहे जो आप लॉ बनाना चाहते हो वो बना लो, ठीक है, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स थे। अब द वीटो पावर्स जो थी उसके साथ एक दिया गया कि कांग्रेस में सेंड हुआ मैसेज कि प्रेसिडेंट कैन पार्टिसिपेट इन द लेजिस्लेटिव प्रोसेस, लेजिस्लेटिव में भी प्रोसेस कर सकता है। वैसे ही सीनेट क्या कर सकता है? रेगुलेट कर सकता है एग्जीक्यूटिव पावर्स को, कंफर्म कर सकता है, और अपॉइंटमेंट्स ऑफ द प्रेसिडेंट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, उनकी रिव्यू देख सकती है, इन्फ्लुएंसेस और शेयर ऑफ लेजिस्लेटिव फंक्शंस। अच्छा, हमारा दूसरा क्या है? द इंडियन कंटेक्स्ट। इंडियन कंटेक्स्ट में क्या? द आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिजेक्टेड, जो आर्किटेक्ट बना रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सेपरेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को, ठीक है। हमारे फोर फादर कौन थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है, जिन्होंने शेड्यूल कास्ट के लिए बहुत फाइट की, उनको हक दिलाने के लिए। वो एक बुद्धा पाथ पे चलते थे, दैट इज़ मिडल पाथ, और वो इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी, ठीक है। अब डॉक्ट्रिन उन्होंने अलग कर दिया, मतलब कि उन्होंने कहा कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव में तो सेपरेशन ऑफ पावर्स हो ही नहीं सकती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कंसिस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव किसको कंसिस्ट करता है? प्रेसिडेंट, एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसका पार्ट है? पार्लियामेंट का। द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अच्छा, जो दो हाउसेज होते हैं कौन कौन से? राज्यसभा एंड लोकसभा। कहाँ के? अब ये आप बताओ, एग्जीक्यूटिव में है कि लेजिस्लेटिव में, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है? द प्रेसिडेंट इन टर्न कैन इन्फ्लुएंस लेजिस्लेशन थ्रू मैसेज और सस्पेंसिव वीटो। थ्रू सस्पेंसिव वीटो आ सकता है, अपने वीटो यूज़ कर सकते हैं प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट को हमने वीटो पावर दे के रखी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये जो वीटो पावर है ये क्या करती है? शॉर्ट टर्म पावर जो है इशू कर सकती है ऑर्डिनेंस को, शॉर्ट टर्म लेजिस्लेचर को कवर कर सकती है, लेजिस्लेटिव फील्ड में इंटरेस्ट कर सकती है पार्लियामेंट को। अच्छा, जो कैबिनेट है उसे क्या कहते हैं? कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट एंड द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो कैबिनेट के मेंबर्स होंगे वही तो पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे ना, जो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेजिस्लेटिव लीडरशिप एंड इनिशिएटिव बिलोंग टू द कैबिनेट। किससे बिलोंग करती है? कैबिनेट से। अच्छा, जो जुडिशरी है
अब हमने लेजिस्लेचर को देख लिया, एग्जीक्यूटिव को देख लिया, करेंगे जुडिशरी, क्योंकि जुडिशरी के पास भी होना चाहिए। जुडिशरी को हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव कंट्रोल बना दिया, जो उनकी सैलरीज, कंडीशन ऑफ द सर्विस फिक्स्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, किसमें कॉन्स्टिट्यूशन में, वो दोनों को चेक एंड बैलेंस करेगी कि अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। हमने पावर्स तो दे दी हैं, अब सुप्रीम कोर्ट को भी कोई चेक एंड बैलेंस करने वाला होना चाहिए ना। तो सुप्रीम कोर्ट को उनको के जज को कौन रिमूव कर सकता है, कौन एड्रेस कर सकते हैं, प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकता है, और एड्रेस कौन कर सकता है, ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, ये था हमारा ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, थ्योरी ऑफ सेपरेशन। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, लेजिस्लेचर। ओके, अब हम लेजिस्लेचर में क्या पढ़ेंगे, उनके लेजिस्लेचर है क्या, उनके फंक्शंस के बारे में। पॉलिसीज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जुडिशियल पावर्स को सेपरेट करती है एग्जीक्यूटिव पावर से। ठीक है, ये ऊपर बॉक्स में लिखा हुआ है, और डीपीएसपी कौन से पार्ट में आती है ये आपको देखना है। नेक्स्ट आ जाता है लेजिस्लेचर। ठीक है, लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं हम, डिफरेंट नेम्स में कहा जाता है। लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, एक फंक्शन क्या होता है, लॉज बनाना, सिंपल लेमन लैंग्वेज में। ठीक है, लेजिस्लेचर क्या करती है, ब्रॉडली स्पीकिंग 3 सिस्टम्स इन यूज़ ऑफ फॉर्मुलेशन लेजिस्लेटिव, एंड ऑटोक्रेट एंड मोनार्क, ठीक है, और ब्यूरोक्रेट। कीप अप लेजिस्लेचर मेयरली कंसल्टेटिव बॉडी, क्या करती है, कंसल्टेटिव बॉडी है। जैसे एग्जांपल ले लो, इंडिया वर इंटायरली सबॉर्डिनेट टू एग्जीक्यूटिव, किसी के सबॉर्डिनेट किसकी है, एग्जीक्यूटिव इन 19th सेंचुरी। अच्छा, इन्हें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो किसकी सबॉर्डिनेट होती है, लेजिस्लेचर की। ठीक है, और क्या होता है कि जो लेजिस्लेचर है वो सुप्रीम पावर होती है ऑलमोस्ट इन ऑल स्फेयर्स ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटी। इन सच प्रिवेल्स इन इंग्लैंड एंड फ्रांस, ये कहाँ पे है सारी प्रिविलेजेस, इंग्लैंड और फ्रांस में। अच्छा, ये बैलेंसिंग अथॉरिटी होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर जो एग्जिस्ट करती है, ये डिज़ाइन करती है, चेक करती है एक दूसरे को। अच्छा, ये जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, द कांग्रेस ऑफ यूएस कैन नाइदर कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, ना ही वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर सकती है, ना ही अमेंडमेंट कर सकती है लॉज में, बट इंडिया में अमेंडमेंट होती है लॉज में। ठीक है, अब जो लेजिस्लेचर का बिजनेस क्या है, टू मेक लॉज ऑन द लैंड, टू रिपील लॉज, नॉट टू सूट द एज, जो भी टैक्सेशन पावर्स हैं। अच्छा, रेजिंग ऑफ मनी है, मेथड कैसे रेज करना है मनी का, अपना फॉरेक्स रिजर्व कैसे बनाना है, हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, कहाँ पैसा खर्च करना है, टैक्स को कैसे मैनेज करना है, इन सब के अंडर आता है। ठीक है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन। अच्छा, अब इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस कौन से आ जाते हैं, जैसे लॉ बनाना, अमेंडमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन में, अप्रूवल देने ऑर्डिनेंसेस को, मिसलिनियस और भी बाकी फंक्शन जो पार्लियामेंट में होते हैं। कस्टेडियन पावर्स आ जाती हैं इनके पास, जुडिशियल इलेक्शन एग्जीक्यूटिव की वो आ जाती है, कंट्रोल करते हैं एक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव के, सुपरवाइज करता है, परफॉर्म ऑफ जुडिशियल फंक्शंस करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव रोल्स होते हैं इनके पास, और भी बहुत सारे फंक्शंस आते हैं। लेजिस्लेचर कौन सी होती है, जो डायरेक्टली लॉज बनाती है। ठीक है, अब ये ओरिजिनेट कहाँ से, 2 कंसिडरेशन से हुई थी, वन थ्योरेटिकल, अदर इज प्रैक्टिकल। थ्योरेटिकल कंसिडरेशन में क्या होते हैं, ऑल पावर्स विद सेट्स विद द पीपल के हाथ में होते हैं, टेक पार्ट इन द मेकिंग लॉज, सीधे लॉज में बनाने में पार्ट लेते हैं। अच्छा, इन तो प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या होती है, डिसअपॉइंटमेंट विद द लेजिस्लेचर, जैसे हम लोग कभी नाराज़ हो जाते हैं कि लेजिस्लेचर ने कैसा लॉ बना दिया, ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं है, उसके लिए। अच्छा, अब पार्टली डिस्टिंक्शन इज सो स्ट्रॉन्ग टू डिस्ट्रॉय द इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन, किसी भी रिप्रेजेंटेशन को डिस्ट्रॉय कर, कि जब डिस्ट्रॉय कर ही सकते हैं हम पीपल, तो एक उसको भी प्रिवेंट करना चाहिए। तो उसके लिए क्या किया गया, एक 3 टाइप ऑफ डिसीजंस लिए गए पीपल इन लेजिस्लेचर, रेफरेंडम, इनिशिएटिव एंड रिकॉल। रेफरेंडम कहाँ पे था, स्विट्जरलैंड एंड सम पार्ट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ वोटर्स रिव्यू कर सकते थे लेजिस्लेचर के एक्ट को बिफोर पासिंग टू द लॉ। ठीक है, तो ये पॉपुलर डिवाइस इनिशिएटिव जो प्रैक्टिस कहाँ हुआ, स्विट्ज़रलैंड में। अगेन इनिशिएटिव फिर स्विट्ज़रलैंड में आया, जहाँ मेजर जो होते थे सारे प्रपोजल। रिकॉल कहाँ पे पाया गया, वेस्टर्न अमेरिकन स्टेट्स में। ठीक है,
वहाँ पे एम्पावर करता था द पीपल टू रिमूव जो उनको सेटिस्फाई नहीं करता था लॉ, उसके लिए उस पर किससे, एक्सपायरी ऑफ द ऑफिस टर्म से पहले पहले। ठीक है। पेप्लिसाइड क्या होता था, लिटरली मीन्स रेफरेंडम ऑन एनी क्वेश्चन। जो पेप्लिसाइड क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं रेफरेंडम के ऊपर कि सबमिशन ऑफ द इशू, क्या इशू है पॉपुलर वर्ड पे, उस चीज़ को लेके। टाउन मीटिंग कहाँ पे ये प्रैक्टिस की गई, न्यू इंग्लैंड दैट इज़ USA, कंसर्निंग द लोकल कम्युनिटी आर डिस्कस्ड एंड डिसाइड। वही डिस्कस करती थी और वही डिसाइड करते थे। इलेक्शंस थी ना, वो हमेशा एक सोवरेनिटी देती थी, मतलब कि उनको अल्टीमेट अथॉरिटी लगती थी पीपल को। रेफरेंडम जो इंश्योर नो मेजर विच इज़ अपोज द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी ऑफ इलेक्टोरल कैन बिकम लॉ, ये अपोज करती थी, चाहे जितनी मर्जी मेजोरिटी हो लेजिस्लेचर में, कि ये अपोज कर सकते हैं लॉ के लिए। अच्छा, अगर लेजिस्लेचर को लगता था कि डिफरेंट सर्टन गुड लॉज हैं सेक्शन ऑफ पीपल्स के लिए, तो वो इनिशिएट दैमसेल्फ, वो इनिशिएट अप्लाई करके उसे अपने लिए यूज़ कर सकती है। ठीक है। द फोर्स टू लेजिस्लेचर टू पुट इनटू ए बिफोर। अच्छा, अब ये फोर्स कर सकती है पब्लिक के ऊपर कि डालने से पहले कि इसके ऊपर डाला जाए, पब्लिक के ऊपर ये लॉ बनाया जाए। अच्छा, इन बहुत इससे क्या होता था कि जो पीपल हैं वो इतने पैशनली नहीं फॉलो कर पाते थे और क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते थे। अच्छा, इन ऑर्डिनेंस इलेक्शन समटाइम वी फाइंड मतलब कि हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था पर्सनैलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फ्रॉम द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स विच दे हैव कमिटेड। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा। अब आ गया नेक्स्ट रेफरेंडम। ठीक है। अब डायरेक्ट इलेक्शन में रेफरेंडम और इनिशिएटिव करेक्ट करते थे फॉल्ट्स ऑफ द लेजिस्लेचर, जो करप्टली या इनडिफरेंस मैंडेट करते थे। बट द इलेक्ट्रोड इज़ ऑल्सो यूज इन्फ्लुएंस्ड बाय द। अच्छा, अब इलेक्ट्रोड्स जो हम चुनते हैं तो हमारे पर सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किसका होता है, मीडिया का, जिसमें आजकल सोशल मीडिया आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। तो ये इनके न्यूज़पेपर, इनकी स्पीचेस हमारे पर डायरेक्टली वो करती थी, इन्फ्लुएंस करती थी, और ये होल्ड करते थे रैशनल व्यूज़ को। ठीक है। मतलब कि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि रैशनल व्यूज़ को ही, कभी कभी इनका अपोजिट भी हो जाता था। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट द डिफेक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर कैन रेमेडीड। अच्छा, अब ये रेमेडी की तरह काम करता है, और इंडिया में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इंडिया में अभी हमारे इंडिया में यहाँ पे इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, लोग पढ़े लिखे कम हैं, उनको चीज़ें समझाना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे इंडिया में ये अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है। बाकी आ जाता है बाई कैमरेबल एंड यूनी कैमरेबल सिस्टम। बाय जहाँ 2 चैम्बर्स होंगे, यूनी मीन्स एक। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सिंगल हाउस है। कहाँ पे, फिनलैंड, पोर्चुगल, चेकोस्लोवाकिया, जहाँ पे सिंगल है, यूनिकैमरल सिस्टम है। और मेडिवल लेजिस्लेचर, जहाँ पहले क्या होता था, मेडिवल में 4 या 5 होते थे। ठीक है। द इंग्लिश पार्लियामेंट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 चैम्बर्स। किस में डिवाइडेड है, 2 चैम्बर्स में। कौन कौन से चैम्बर हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ द कॉमन्स इन द मिडल ऑफ 14th सेंचुरी। फिर सक्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इन इंडिया हैज़ कन्विंस द पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज द यूनाइटेड बाई कैमरल। फिर उन्होंने कितना कौन से में कर दिया, बाई कैमरल में, जब उनका स्ट्रगल ख़त्म हुआ। अच्छा, फेडरल स्टेट क्या होती है, फेडरल मतलब सेंटर के हाथ में पावर, स्टेट उन्हें फॉलो करेगी। अपने इंडिया में क्वासी फेडरल है, मतलब सेंटर के हाथ में पावर भी है, बट कुछ पावर स्टेट के हाथ में भी दी गई है। ये ही नहीं कि सेंटर ही सारी पावर्स लेके बैठा है और स्टेट को कुछ नहीं दिया हुआ। क्वासी फेडरल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सारी पावर सेंटर के हाथ में रख देंगे और सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है, स्टेट में कोई और, दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। कोई कहेगा हमारी बात नहीं मानी गई, कोई अपने हिसाब से चलना चाहेगा, तो उन कन्फ्लिक्ट्स को कौन झेलेगा, ऑब्वियसली ये लोकल पीपल्स झेलेंगे, उनके काम पे असर आएगा। इसीलिए यहाँ पे क्वासी फेडरल है, पूरी फेडरल नहीं है,
स्टेट के पास भी कुछ पावर्स हैं अगर सेंटर के पास हैं तो इस वजह से कि कन्फ्लिक्ट ना हो, हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डिस्टर्बेंसेस ना आए, इसीलिए क्वासी फेडरल। इन स्लाइड्स में आप देख सकते हो कि बाकी भी है, जैसे 3 चैम्बर्स के बारे में सब कुछ है, पार्लियामेंट्री। ये इतना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडियन कंटेक्स्ट के बारे में। तो लेजिस्लेचर जो इंडिया में है हम नेक्स्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, ट्राई करूँगी कि जो हमारा डायनेमिक पोर्शन होने की वजह से इतना ज़्यादा डायनेमिक है कि करंट में भी आता रहता है, थोड़े थोड़े करंट के टॉपिक भी आपको बीच में समझाती जाऊँगी कि आज के कंटेक्स्ट में हमारे इंडिया में क्या चल रहा है। ओके, मैंने आप लोगों को बताया कि बाई कैमरल और यूनिकैमरल है। इंडिया में पार्लियामेंट जो है वो सेंट्रल लेजिस्लेचर है, और यहाँ पे क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है। लेजिस्लेचर है जो पार्लियामेंट है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट राज्यसभा, जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं, लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेसिडेंट। ओके, जो प्रेसिडेंट है ना वो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, वो क्या करता है, अब दोनों हाउसेस जो लोकसभा और राज्यसभा है वो क्या करते हैं, अपने अपने लॉज बनाते हैं और प्रेसिडेंट के पास देते हैं साइन होने को, जिसके बाद ही ये लॉ इंडिया में इम्प्लीमेंट होता है। क्या कर सकता है, एक जॉइंट मीटिंग करा सकता है, फिर लोकसभा को डिसॉल्व करवा सकता है, और इनकी जो मीटिंग्स हैं वो जो पार्लियामेंट है वो कब कब मिलेगा, विद इन 6 मंथ्स में मिलेगा। अच्छा, अब क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, वो 35 ईयर्स को होना चाहिए फॉर द राज्यसभा, नॉट लेस देन 25 ईयर्स इन द केस ऑफ लोकसभा, 25 साल से कम नहीं होना चाहिए, और उसका माइंड एकदम स्टेबल होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए। अच्छा, एडिशनल क्वालिफ़िकेशन क्या होती है मेंबर्स बनने की पार्लियामेंट बाय लॉ, वो भी हम पढ़ेंगे। अब पहले पढ़ लेते हैं कुछ डिस्क्वालिफिकेशन। अगर अनसाउंड है तो नहीं होगा, अगर कोई उसने प्रॉफिट ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रखा है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, कोई और भी उसने चीज़ में वो इम्प्लीमेंट है, कोई बिजनेस है, मतलब कि कोई और भी उसने पोस्ट ले रखी है, तो उसके ऊपर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड होगा। मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नमेंट जॉब में ये होता है कि आप एक ही जॉब कर सकते हो और कोई अपना बिजनेस नहीं कर सकते हो, कोई और चीज़ नहीं कर सकते हो। होना चाहिए इंडिया का, और अनसाउंड माइंड मैंने आपको बता ही दिया। इंसॉल्वेंट डिस्चार्ज होने चाहिए, और वो वॉलेंटरी एक्वायर्ड होनी चाहिए उसकी सिटीजनशिप, कोई उसने ली ना हो किसी फॉरेन स्टेट में। ठीक है, सैलरी और अलाउंसेस भी होते हैं इनके ईच मेंबर के अपने अपने, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसे छोड़ दो। राज्यसभा, फर्स्ट कंटेस्ट हम पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में, और सीट्स की एलोकेशन के बारे में भी बता देती हूँ। जैसे राज्यसभा में क्या होता है, जो सीट एक रिप्रेजेंटेटिव आता है ना हर एक जगह से, जैसे यूपी है, ठीक है, वहाँ पे यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे सीट्स भी सबसे ज़्यादा होंगी। जैसे गोवा है, गोवा में सबसे कम पॉपुलेशन है तो वहाँ पे सीट्स भी कम होगी, उस हिसाब से होता है। अच्छा, डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट कौन करता है, डिप्टी चेयरमैन इज़ इलेक्टेड फ्रॉम द राज्यसभा के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। एक्स ऑफिशियो के बारे में बता रही थी, सॉरी रह गया बीच में। एक्स ऑफिशियो होते हैं कि अगर जैसे आप स्कूल में फ़र्स्ट आते हो, ठीक है, तो आपको उसके साथ साथ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, और भी मज़े मिल जाते हैं। आप फर्स्ट आ गए, ठीक है, आपको कोई स्कॉलरशिप मिल गई, उस टाइप का एक और ऑफिस होल्ड कर सकता है, एक और इन्जॉयमेंट वो ले सकता है वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट आता है लोकसभा। लोकसभा को कौन इलेक्ट करता है, डायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशंस स्टेट। हम लोग इलेक्ट करते हैं, हम लोग डायरेक्ट उनको वोट देने जाते हैं, जो वोट से जितने ज़्यादा वोट होंगे उनसे वो पार्टी जीती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 मेंबर्स, नॉट 2 मोर मेंबर्स। पहले एंग्लो इंडियंस होते थे, अब एंग्लो इंडियंस नहीं हैं, अभी इनको हटा दिया गया है एंग्लो इंडियंस को। ये 10 साल के बाद इनको रिन्यू किया जाता था। बाय 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद इनको हटाया गया है। ओके, अब चलते हैं हम इसकी तरफ। हमारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, क्योंकि उस टाइम पे इमरजेंसी लगी थी 1975 से लेकर 76 तक,
तो उस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई थी। अच्छा, अब इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता है? पहले 18 ईयर्स था, पहले 21 ईयर्स था, सॉरी, अब 18 ईयर्स कर दिया गया है। अंडर 45th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट रिजर्वेशन कंटिन्यू कब तक की? जो 25 जनवरी 1990। अब आप देख लेना, ये आपके लिए काम है कि 1990 से आगे, ठीक है। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ, बाय 95th अमेंडमेंट अप टू कब तक होगी? 2020 में। नेक्स्ट अब आपको देखनी है, नेक्स्ट आ जाता है स्पीकर के बारे में। अच्छा, राज्यसभा के स्पीकर कौन थे? एक्स ऑफिशियो कौन होल्ड कर रहा था? वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे कौन करेगा? लोकसभा इलेक्ट करती है अपने मेंबर्स को, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को रिस्पेक्टिवली, अलग अलग से। अच्छा, ये इनका टर्म जो नॉर्मली है 5 इयर्स का होता है, बट ही कैन कास्टिंग हिज वोट इन, वो अपना वोट खुद दे सकते हैं। कब? जब टाई हो जाए। अच्छा, ही सर्टिफाइज वेदर ए पर्टिकुलर बिल, मनी बिल को वो कर सकते हैं। अच्छा, प्रेसिडाइड्स जॉइंट मीटिंग करवा सकती है, जॉइंट मीटिंग करवा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा की। और स्पीकर डज नॉट प्रिजाइड ए रेजोल्यूशन कभी नहीं कर सकता रिमूवल ऑफ डिस्कस बाय द हाउस, ठीक है। और राइट टू स्पीक एंड पार्टिसिपेट इन द प्रोपोर्शनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस विच इज ए रेजोल्यूशन इज बीइंग डिस्कस्ड, जो डिस्कस होती है, ठीक है। अब पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट क्या है? अच्छा, ये दोनों हाउस होते हैं ना, अलग अलग बैठते हैं। इनकी जॉइंट सीटिंग कब होती है? कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस में होती है, स्पेशल फंक्शंस पे होती है। ये क्या क्या कर सकते हैं? मेक लॉज बना सकते हैं, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, फाइनेंशियल, ऑर्डिनरी, डेलीगेटेड लॉज, अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस, ये सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, वेरियस सब्जेक्ट्स आते हैं लेजिस्लेचर में, जो 3 लिस्ट में डिवाइडेड है। ये किस में आते हैं? 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, करेंसी, कॉइनेज, बैंकिंग एंड कस्टम्स। विद रिस्पेक्ट टू द यूनियन ऑफ द पार्लियामेंट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर्स। इसके मतलब कि जैसे मैंने आपको बोला यूनियन लिस्ट में क्या है कि इनके पास यूनियन, मतलब जो यूनियन के पास सब्जेक्ट्स आएंगे वो उन्हीं के ऊपर लॉज, उनके पास अथॉरिटी है कि वो लॉज बना सकते हैं, स्टेट लॉज नहीं बना सकती। अच्छा, अब स्टेट में 66 सब्जेक्ट्स आते हैं। सेकेंड लिस्ट जो इसमें स्टेट के पास पावर है, जैसे इरिगेशन पे हो गया, एग्रीकल्चर पे हो गया, पब्लिक और पुलिस पे हो गया, पब्लिक हेल्थ पे हो गया, और गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पे हो गया। अच्छा, अब दोनों पे जो लॉज बना सकते हैं वो 47 सब्जेक्ट्स होते हैं, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, एजुकेशन, ठीक है, लीगल क्वेश्चंस, लेबर लॉज, प्राइस कंट्रोल। कंकरेंट लिस्ट क्या होती है? जिनमें स्टेट और यूनियन दोनों का यूनियन और स्टेट का दोनों का हाथ होता है, ठीक है। ड्यूरिंग इमरजेंसी स्टेट लिस्ट किसके पास चली जाती है? पार्लियामेंट में चली जाती है, इट मीन्स सेंटर के पास चली जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आ गया फाइनेंशियल लेजिस्लेचर रिकमेंडेड बाय द, फाइनेंशियल लेजिस्लेशन कौन रिकमेंड करता है? प्रेसिडेंट। लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं एज कम्पेयर टू राज्यसभा रिगार्डिंग मनी बिल्स। मनी बिल फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, फिर उसे भेजा जाता है राज्यसभा में। ओनली आफ्टर इट पास्ड बाय द लोकसभा, अगर लोकसभा में पास होगा तभी वो राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा उसे रिटर्न कर सकता है, सिर्फ रिटर्न कर सकता है 14 डेज के अंदर। अगर लोकसभा उनकी रिकमेंडेशंस को ना माने, नॉट एक्सेप्टेड द चेंजेस सुजेस्ट, उसकी मर्जी है, मानना है तो मानेगा, नहीं मानना है तो नहीं मानेगा, ठीक है। ये लोकसभा के पास ज़्यादा पावर्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू राज्यसभा। पावर्स होती है, एक्सक्लूसिव पावर्स होती है रिगार्ड टू डिफेंस फोर्सेस एंड वॉर एंड पीस के टाइम पे। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या आ जाता है पार्लियामेंट का, जो कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकसभा, ठीक है। द मोमेंट इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूजेज, अच्छा, अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लूज़ कर जाते हैं अपना कॉन्फिडेंस इन द पार्लियामेंट, तो इट कैन बी थ्रोन आउट, वो पावर से निकल जाते हैं बाय सिंपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, ठीक है। अच्छा, अब दोनों हाउसेस कौन कौन से काम कर सकते हैं इकट्ठे? जैसे प्रेसिडेंट की इलेक्शन करनी हो तब साथ में आ सकते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना हो। लोकसभा इलेक्ट्स इट्स ओन, लोकसभा अपना स्पीकर और डिप्टी स्पीकर खुद चुनती है, राज्यसभा सिर्फ अपना डिप्टी चेयरमैन इलेक्ट करती है। एक पावर होती है थ्रू इम्पीचमेंट
वो प्रेसिडेंट को रिमूव कर सकते हैं। अब प्रेसिडेंट को वो कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर प्रेसिडेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को माना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को अच्छे से फॉलो नहीं किया है, तो इन केस और अनसाउंड माइंड है, तो उस केस में वो रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करना हो तो अगर रेजोल्यूशन पास किया जाए राज्यसभा में, तो तब एग्री करती है लोकसभा। अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को सिर्फ प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकते हैं ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एड्रेस स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के बारे में ये क्या है? टू मेक डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स, जो दूसरों के बिहाफ के ऊपर वो बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं, उन्हें कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। अच्छा, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ क्या है पार्लियामेंट की? पावर्स ऑफ द मेंबर ऑफ ए पार्लियामेंट एंड स्टेट, ये इंजॉय कर सकते हैं कोई भी प्रिविलेजेस बाय द मेंबर्स, और ये पार्लियामेंट में कलेक्टिवली बॉडी होती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है इनके पास, फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट, एग्जेम्पशन फ्रॉम द अटेंडेंस एज जूनियर विद इन द। क्या मेजर प्रिविलेजेस क्या आ जाते हैं इनके? राइट टू पब्लिश डिबेट्स प्रोसीडिंग, ऑल्सो राइट टू रिस्ट्रेन रेजोल्यूशन फॉर अदर्स, रेगुलेट अफेयर्स, राइट टू एनी पर्सन ऑफ मिसबिहेवियर, कोई करता है उन्हें पनिश करने का, कोई उनके साथ गलत हरकत करता है तो उन्हें पनिशमेंट दे सकते हैं। अब आ जाता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। ये हमने लेजिस्लेचर पढ़ा। स्टेट लेजिस्लेचर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टेट क्लोजली टू फॉलो द पैटर्न ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, जो यूनियन गवर्नमेंट में हुआ वैसा ही। बट स्टेट लेजिस्लेचर भी दो टाइप्स की होती हैं, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं, एक में विधानसभा और विधान परिषद। अब दो कहाँ पे होते हैं? विधान परिषद कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। 1 हाउस लेजिस्लेटिव असेंबली इन द बोथ। अब वहाँ पे प्रेसिडेंट करते थे, यहाँ पे कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम कहते हैं विधानसभा में डायरेक्टली इलेक्शंस होती हैं बाय बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इधर कितने मेंबर्स होते हैं ये आप देखोगे। वैसे जैसे पार्लियामेंट में होता था एंग्लो इंडियंस का, वैसे ही यहाँ पे है। सब कुछ सेम है। यहाँ पे भी 25 ईयर्स तक का है। स्पीकर कैसे चूज़ होते हैं सेम है, जैसे यूनियन है वैसे ही स्टेट है। अब स्टेट लेजिस्लेचर इज ए परमानेंट बॉडी एंड इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू डिसॉल्व। अच्छा, स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो परमानेंट बॉडी है, नॉट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 years। 1/3 मेंबर जो हैं स्टेट लेजिस्लेचर में काउंसिल में से हमेशा रिटायर होते हैं और क्रिएट ए न्यू वन। अच्छा, हमेशा न्यू वन आते हैं। और काउंसिल को क्या कहते हैं? विधान परिषद। तो है ना, ये जो 1/3 मेंबर्स है ना, ये लेस देन 40 नहीं होने चाहिए। और ये 1/3 मेंबर्स कौन? लोकल अथॉरिटीज़, म्यूनसिपैलिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और असेंबली चूज़ करती है। 1/12 ऑफ द ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से आते हैं, इन सब के बारे में है। और 1 जो टीचिंग नॉट लोअर देन द सेकेंडरी। और इनको कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नर। वहाँ पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है था। ठीक है, और द मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। इनके पास नॉलेज किस किस की होनी चाहिए? लिटरेचर, आर्ट, साइंस, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विसेज की। यही सब किसके पास थी? प्रेसिडेंट के पास थी। कहाँ पे? लेजिस्लेचर में, इन द सेंटर। ठीक है, और 1/3 जो हर सेकेंड ईयर में ये परमानेंट बॉडी है और रिटायर हो जाते हैं, हर 2 साल के बाद इनकी रिटायरमेंट हो जाती है। अच्छा, लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड पोजेस द सेम क्वालिफिकेशन है। इनकी फिक्स्ड ईयर्स कितनी है? 30 ईयर्स तक। ठीक है, फिर आगे इनके पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। पावर्स क्या है कि जैसे काउंसिल है जो रिकमेंड करती है किसी भी चेंज ऑफ विद इन पीरियड 14 डेज़ का बिल जाता है असेंबली में। अगर काउंसिल चाहेगी तो चेंज करेगी, नहीं चाहेगी तो नहीं करेगी। काउंसिल के ऊपर डिपेंड है। असेंबली इसमें कुछ नहीं कर सकती। काउंसिल के पास ज़्यादा पावर्स होती है एज कम्पेयर टू असेंबली। काउंसिल डज नॉट कंसिडर इट फॉर 3 months passes its amendment which was not acceptable to the assembly। अब आप इसके बारे में पढ़ के आना। बाकी पावर्स एंड फंक्शंस होगी,
कमेटी पब्लिक अकाउंट्स होगी, अदर कमेटीज़ प्रोसीजर, और हमारा जो फाइनेंशियल प्रोसीजर एट सेंटर एंड स्टेट लेवल्स रह गया वो लेजिस्लेटिव का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। होपफुली कल मैं कंप्लीट कर दूँ इस चीज़ को पूरा। ये इसमें प्रोसीजर में क्या आएगा, फाइनेंशियल मैटर्स आएंगी, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स आएंगे सेंटर पे, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट आएगा, बजट आएगा, कंसोलिडेटेड फंड आएगा, पार्लियामेंट में एक्सपेंडिचर जो वोट होते हैं उसके ऊपर आएगा, पासिंग ऑफ बजट के बारे में हम पढ़ेंगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, इमरजेंसी ऑफ एक्सपेंडिचर, सब कुछ डिटेलिंग में कल लेजिस्लेचर पूरा ख़त्म हो। इट्स टाइम टू रिवाइज में हमने क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा है उस चीज़ के बारे में मैं एक बारी बता देती हूँ। ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेपरेशन थ्योरी, अच्छा फिर पार्लियामेंट क्या क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ा। पता है ये वीडियो बहुत लंबी बन गई है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनना और पेशेंसली। थैंक्स फॉर वॉचिंग।